नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। इज़राइल और ईरान का युद्ध अब एक शतरंज का खेल बन गया है। अमेरिका की फाइनली एंट्री वॉर में हो गई। ऑपरेशन का नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें उन्होंने अपना B-2 बॉम्बर का यूज़ किया और उससे उन्होंने यूज़ किया 13,000 kg का बंकर बस्टर बॉम्ब। उन्होंने क्लेम किया, अमेरिका ने, कि ये बंकर बस्टर ने प्रिसाइज टारगेट किया 3 जगहों को, और जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं और एनरिचमेंट प्लान है खासकर फोर्दो में, उसको उन्होंने प्रिसाइज टारगेटिंग करके, माइंड द वर्ड, प्रिसाइज टारगेटिंग करके उनको उन्होंने ख़त्म किया। प्रिसाइज टारगेटिंग की बात दोस्तों इसलिए आ जाती है कि अगर प्रिसाइज टारगेटिंग ना हुआ तो पूरा जियोपॉलिटिक्स एक तरफ जाएगा, और अगर प्रिसाइज टारगेटिंग उन प्लांट्स पे हुआ है, प्रिसाइज मिसाइल्स गिरे हैं, बंकर बस्टर्स, तो जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली बदल जाएगी। तो ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम टोटली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सचमुच उन लोगों ने प्रिसाइज टारगेटिंग करके पूरे उनका जो न्यूक्लियर पावर था उसको डेसिमेट किया है। इसमें 2 खेमे आते हैं। एक तो अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन एक्सपर्ट्स सब क्लेम करते हैं कि जो यूरेनियम है उनके एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना भी है कि प्रिसाइज टारगेट पूरी तरह ख़त्म हो जाना ये डाउटफुल लग रहा है। इसके पीछे कुछ टेक्निकल कारण है। ये जो पर्टिकुलर बंकर बस्टर बम है वो 60 मीटर तक अंदर पेनिट्रेट करके बर्स्ट कर सकता है, और उसके बाद बर्स्ट करने के बाद उन्हें फिर एक सेकेंड पेनिट्रेशन स्ट्राइक और थर्ड पेनिट्रेशन स्ट्राइक चाहिए अगर जो एनरिचमेंट प्लांट यूरेनियम के ईरान के हैं वो 100 मीटर के नीचे हों, जो कि है। क्योंकि याद रखिएगा, ईरान ने कभी भी अपना जो न्यूक्लियर बंकर्स हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स हैं या साइट्स हैं, उसको कभी भी ईरान को मद्देनज़र रख के नहीं बनाया था। उन्होंने शुरू से ही जो बनाया था वो अमेरिका को नज़र में रख के बनाया था, और वो जानते थे कि 100 मीटर के नीचे जब तक आप नहीं बनाते हो तब तक आप एक कंफर्टेबल, एक सेफ अपने आप को नहीं कह सकते हो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है कि उनका जो वो पर्टिकुलर जो हिल एरिया है, जो एनरिचमेंट प्लान है फोर्दो का, वो एक टिपिकल एक नोकीला हिल है, एक कोनिकल हिल है जिसमें बहुत सारे एजेस हैं और डायगोनली एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं। वहाँ पे जब आप एक बंकर बस्टर डालते हैं तो वहाँ वो कभी भी परपेंडिकुलर एंगल से नहीं गिरता, वो गिरता है एक ऑब्लिक एंगल से। अच्छा, एक बंकर बस्टर का जो पहला स्ट्राइक है वो 60 मीटर तक जाता है। उसके बाद उसी जगह पे और अंदर पेनिट्रेट करने के लिए आपको दूसरा स्ट्राइक करना पड़ता है। अगर आपने वर्टिकली स्ट्राइक किया है 60 मीटर, तो वहाँ पे सेकेंड स्ट्राइक करना प्रिसीजन में आसान होता है, लेकिन वो जो ऑब्लिक एंगल जो बना रहा है उस पहाड़ी में, वहाँ पे वो प्रिसाइज टारगेट, जो सेकंड स्ट्राइक, जो 60 मीटर के बाद 100 मीटर तक जो वो जा सकता है, सेकंड स्ट्राइक या थर्ड स्ट्राइक, तो तीनों स्ट्राइक प्रिसाइजली किए होंगे। इस पे डाउट आ रहा है क्या उन्होंने प्रिसीजन मिला होगा कि नहीं। इस पे पूरा चीज़, पूरा जो इक्वेशन है, पूरा जो फलक्रम है, इस पे डिपेंड करेगा। कल रात से मोसाद और सिनबिट का जो उन लोग का जो टेक्निकल टीम है, और टेक्निकल जो वो इलेक्ट्रॉनिक उन लोग का जो भी ईरानियन आर्मी है, उनके जो
गार्ड्स हैं और वो लोग आपस में जो बात कर रहे होंगे, सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस लेने की वो लोग कोशिश कर रही है। वो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अनलेस इज़राइल मोसाद को और सिनबेट को ये पता लगता है कि वो सारे जो न्यूक्लियर उन लोग का प्लांट है, एनरिचमेंट प्लांट है, वो अगर ध्वस्त नहीं हुए हैं, तो फिर इनका जो ये ऑपरेशन था अमेरिका का, जो एक वो बोलते हैं टैक्टिकली कि क्विक इन एंड आउट, एक साइलेंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगर ये प्रिसाइज स्ट्राइक नहीं हुआ और अंदर के इज़राइल का जो इंटेलिजेंस है वो जब तक इस बात की पूरी तरीके से वो लोग कंफर्म नहीं कर लेते कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक हुआ है, हालांकि रेडिएशंस के खबर भी आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ रेडिएशन के खबर से ये बिल्कुल भी ये नहीं कंफर्म नहीं हो जाता कि 100% उनके जो एनरिचमेंट जो यूरेनियम है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गए हैं। हाँ, अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ डैमेज भी होता है तो भी रेडिएशंस आपको उसमें से मिलेंगे। और ये जान लीजिए कि इज़राइल के लिए चूँकि ये इनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अगर ईरान के पास अगर 100 ग्राम यूरेनियम भी रह जाता है तो इज़राइल पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनी रहेगी और 2 साल बाद वो अपने प्रोग्राम को फिर स्टार्ट करेंगे। बिकॉज माइंड यू, ईरान को सिर्फ एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करना है पूरे इज़राइल को ख़त्म करने के लिए। इसलिए मोसाद की और सिनबेट की टीम एक ग्राउंड ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन और इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट सिस्टम्स, तीनों का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को देखने की। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कि अमेरिका का फर्दर रोल इसमें क्या रहेगा। अमेरिका ने एक क्विक, जिसको बोलते हैं इन एंड आउट ऑपरेशन किया। ये इन एंड आउट ऑपरेशन करने के बाद क्या फर्दर अमेरिका और चीज़ों को एस्केलेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने इज़राइल पे एक रिटेलिएशन कर दिया है। अच्छा, अब देखना ये है कि अगर ईरान चीज़ों को एस्केलेट करता है तो अमेरिका आगे क्या करेगा। यहाँ ये भी देखना है दोस्तों कि क्या ईरान अमेरिका के स्ट्रैटेजिक जो पोस्ट्स हैं, जो उनके पोर्ट्स हैं और जो उनके जो स्ट्रैटेजिक बेसिस हैं, क्या उन पे अटैक करता है। क्योंकि बॉल अब पूरी तरीके से ईरान के कोर्ट में है फिलहाल। ईरान को भी पता है कि टैक्टिकली ये बहुत सुइसाइडल हो सकता है कि वो अमेरिका के बेसिस पे अटैक करे, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका के बेसिस पे अटैक करने पे एक रिटेलिएशन उनको बिल्कुल मिलेगा। तो क्या वो अमेरिका के बेसिस पे अटैक करना चाहेंगे। यहाँ इनका एक टैक्टिकल जो वेपन है इन लोग के पास, वो ये है, जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप धीरे 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 इज़राइल को उलझा के रखें, अमेरिका को दूर रखें और ये कोशिश ये करेंगे कि इज़राइल को मिसाइल्स में और एंटी ड्रोन सिस्टम में आउटनंबर कर दे, ताकि इज़राइल के ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं और जो भी मिसाइल्स हैं, एम्यूनेशन कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उनकी जो मोस्ट लीथल वेपन्स हैं वो इस्तेमाल करें। एक बात जिसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती है वो ये है कि ईरान हैज़ गॉट हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये उन लोगों ने टैक्टिकली बचा के रखा है फॉर द लास्ट यूज़। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हाइपरसोनिक यूज़ वो लोग आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि इज़राइल के कैपेसिटी को हम लोग आउटनंबर कर दें। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अमेरिका अगर इसमें फिर इन्वॉल्व होता भी है आगे, तो भी उनका जो थर्ड सिस्टम है उसकी सिर्फ 2 ही बैटरी है जो मिडल ईस्ट में डिप्लॉयड है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल को इंगेज करने और डिस्ट्रॉय करने में इनकेपेबल है। तो इस चीज़ में अमेरिका का रोल कैसा रहेगा जब हाइपरसोनिक मिसाइल अगर इफ़ एंड व्हेन यूज़ होता है। और जहाँ तक बात रही खोमेनी के रेजीम को चेंज करने की, इस पे भी अमेरिका डायलेमा में है। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बातें
बात जो निकल के आती है दोस्तों कि अमेरिका ने इससे पहले जो भी रेजिम चेंज किए हैं, सीरिया हो गया, इराक हो गया, कहीं भी हो गया, वहाँ उन लोगों ने डिक्टेटर्स को चेंज किया था, अंदर में कोअर्शन करके, अंदर में फूट डलवा के, उनके जो फॉल्ट लाइन्स थे उनको फूट डलवा के वहाँ, क्योंकि डिक्टेटर के नीचे बहुत बड़ा संख्या में लोगों का एक अनरेस्ट रहता है, एक लोगों में एक डिसकंटेंट रहता है, लोग डिक्टेटर्स को पसंद नहीं करते हैं और एक बहुत पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है। तो डिक्टेटर को ख़त्म करते उनका जो पूरा सिस्टम है वो चरमरा जाता है। लेकिन खोमेनी जो है वो डिक्टेटर नहीं है, वो एक रिलीजियस लीडर है। और अगर आप ये मानते हैं कि खोमेनी के पास जनता का सपोर्ट नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। अगर आप माने कि खोमेनी के पास 50% जो है वो लोगों का साथ है और 50% लोग साथ नहीं हैं, वो तो मोदी जी के पास भी 50% से ज़्यादा या 60% से ज़्यादा लोगों का समर्थन नहीं है, बट 50% का फिर भी है, 60% का फिर भी है, तो वो एक बहुत बड़ा संख्या होता है। और लोग ये मानते हैं कि खोमेनी जो है वो उस देश के लिए काम कर रहे हैं, इस्लाम के कॉज के लिए काम कर रहे हैं, वो अल्लाह के राह पे चल रहे हैं और सिया ग्रुप को एक रियल खलीफेट के तौर पे वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। और वो उनका जो रूल है वो सुन्नी खलीफेट जो टर्की और जो एलाइज है वो लोग मिलकर करने जा रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए आयतुल्ला खोमेनी जो है वो सबसे परफेक्ट इंसान है। और आयतुल्ला खोमेनी कभी भी अपने अयाशी और अपना फैमिली का पैसा बनाने के लिए इस चीज़ को नहीं कर रहा है, और वो जानता है कि वो अल्लाह के राह पे चल रहा है। जनता, बहुत बड़ी जनता ये मानती है, तो इसलिए रेजिम चेंज करने में बहुत बड़ा एक काइनेटिक एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अंदर में बहुत बड़ा एक सिविल वॉर का खतरा है। अमेरिका के पास डायलेमा ये भी है कि अमेरिका अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर कूदती भी है पूरी तरह, जिसको बोलते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो उनके सामने एक समस्या ये है कि अमेरिका के जो अपने ही अंदर के लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो ओकिज्म के शिकार हैं, वो बॉडी काउंट्स नहीं चाहते हैं। अगर एक भी अमेरिकी सैनिक की डेथ होती है तो वो हंगामा मचेगा, वो हंगामा ये लोग मचाएंगे कि पूरी अमेरिकी कांग्रेस हिल जाएगी। वियतनाम वॉर के बाद से इन लोगों ने अपनी पॉलिसी चेंज की कि नॉन स्टेट एक्टर्स से फॉल्ट लाइंस को काम करके वो लोग करेंगे, और अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिकन जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है वो मिनिमम रखा जाएगा। हालांकि उसके बाद भी इराक में, अफ़गानिस्तान में क्षति बहुत हुई, उसका भी रिपरकशंस है, और धीरे धीरे पॉलिसीज़ उनके ऐसे होते जा रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड को वो लोग कम करें। तो ये लोग खुद ही एक डायलेमा में फंसे हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि क्या चीन ईरान को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है। वो इसलिए है क्योंकि ईरान हो सकता है कि ऑलमोस्ट अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है उसको क्लोज कर सकता है, तो तेल के सप्लाई में एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न होगी, और उसका सबसे बड़ा जो हिट पड़ेगा वो चीन पे पड़ने वाली है दोस्तों। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है उसको कंट्रोल करता है, तो इंडिया में सब कुछ चंगा है, इंडिया को तेल की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, मोदी जी की टीम है, उन्होंने कह दिया था कि हमने अपने ऑयल सप्लाई को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ रशिया का रोल क्या है, तो रशिया खुद ही यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो वो खुद कभी भी ईरान का हेल्प करने आएगा नहीं। तो आगे इस चीज़ पे जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है कैसे बढ़ती है ये देखना ज़रूरी है। एक तरफ अमेरिका डायलेमा में भी है, चाइना का एक बहुत बड़ा स्टेक है, उसे तेल के मामले में एक बहुत बड़ा जो डिपेंडेंस है ईरान पे, वो उसे बहुत हद तक स्ट्रैटेजिकली हिट करेगा। तो चाइना हो सकता है न्यूक्लियर वेपन दे ईरान को। और इधर अमेरिका जिसका एक स्टेटेड स्ट्रैटेजी है, या उनका जो एक स्टैंड है
कि इज़राइल अमेरिका के लिए एक अनसिंकेबल शिप है मिडल ईस्ट में। तो क्या अमेरिका इज़राइल को डूबने देगा? बूट्स ऑन द ग्राउंड वो भेजेगा? वहाँ भी एक डायलेमा है, आप इज़राइल को भी नहीं छोड़ सकते और एक बूट्स ऑन द ग्राउंड भी आप नहीं कर सकते। चीन का एक न्यूक्लियर एंगल भी है जो ईरान को दे सकता है, दूसरी तरफ ईरान के पास हाइपरसोनिक वेपन है जिसे थाड रोक नहीं सकती। इसमें भारत का क्या रोल होगा? भारत फिलहाल टाइट लिप्ड है, दोनों तरफ से स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। इस चीज़ पे दोस्तों हमारी नज़र आगे बनी रहेगी। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं और बहुत डेडली भी होते जा रही हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। मैं आनंद रूपम। अगर मेरे चैनल को आपने पसंद किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।